नमस्कार, मैं अनुज तिवारी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल परम अखिल क्लासेस में। मेरे दोस्त ज्योग्राफी की सीरीज़ में आप सभी का एक बार अगेन स्वागत है। और हम लोग अभी RO खंड शिक्षा अधिकारी और जो हमारा आने वाला 2024 का PCS एग्ज़ाम है उन सबको हम फोकस करके अपनी इस सीरीज़ को चला रहे हैं। आपको पता है कि इससे पहले हम लोग अपनी 5 क्लास कवर कर चुके हैं और आज हम अपनी 6वीं क्लास को कवर करने वाले हैं। इससे पहले अगर उस सीरीज़ को आपने नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर देख लें। साथ ही हम किन टॉपिक को कवर किए हैं तो उसमें हम भारत का सामान्य परिचय, भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत का भूआकृतिक मैदान या यूँ मैं कहूँ तो उसका पूरा का पूरा भूआकृतिक प्रदेश मैंने हम लोगों ने कवर किया है, प्लस भारत का अपवाह तंत्र हम लोगों ने देख लिया है और साथ ही में भारत की जलवायु। इतने टॉपिक्स हम लोग लगभग कवर कर चुके हैं और आज हम लोग 6वें टॉपिक पे हैं भारत की वनस्पतियाँ और मृदा को देखेंगे। इससे पहले अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जो पहले से ऑलरेडी हमारी क्लास देख रहे हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि आप क्लास देख के जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। और जो लोग नए हैं वो अभी बिल्कुल भी सब्सक्राइब ना करें, पहले पूरी क्लास देख लें, इससे पहले की क्लास देख लें, देन अगर आपको अच्छा लगे देन आप सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, सब्सक्राइब करने से ना कुछ होता नहीं है और ना ही आपकी खतौनी मेरे नाम आती है। बस सब्सक्राइब करने से इतना होता है कि मेरी जो भी न्यू क्लासेस होती हैं वो आप तक ईजिली अवेलेबल हो जाती है। बस इतना ही बेनिफिट होता है सब्सक्राइब करने में और सब्सक्राइब ना करने में। और इसकी सबसे खास बात, ओवरऑल जितनी भी हम लोगों ने क्लासेस अभी तक अटेंड की है इन सब की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल @परम अखिल क्लासेस पे आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे डेली आपको हिंदी के MCQs मिल जाएंगे, GS के MCQs मिल जाएंगे, आपको राष्ट्रीय संस्कृत न्यूज़पेपर मिल जाएगा, NCERT ऑलरेडी अवेलेबल है। साथ ही में आपको करंट अफेयर के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, करंट अफेयर के आर्टिकल्स मिल जाते हैं। साथ ही आपका जो ऑल इंडिया रेडियो है उसका ऑडियो फॉर्म आपको भी मिल जाता है। तो बिना देरी के हम लोग अपनी सेशंस को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वनस्पतियाँ। और मान के चलिए कि वनस्पतियों से एक क्वेश्चन और वहीं पर मृदा से एक क्वेश्चन, आज हमारा 2 नंबर कवर हो जाएगा। हमें अंडरस्टैंडिंग बहुत नहीं लेने की ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमें चाहिए फैक्ट, और वो भी फैक्ट कैसा होना चाहिए, हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे होना चाहिए। क्लियर? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को। ठीक, मैं थोड़ा सा इसे सेंटर पे कर दूं। ओके, चलिए। मेरे दोस्त, अगर मैं वनस्पतियों की बात करूं तो वनस्पतियों से ऐसे पौधों से हैं जो वृक्ष, झाड़ी, घास, बेल एवं लताएं की जातियों के समुच्चय से है एवं जो एक निश्चित वातावरण में पाए जाते हैं। याद रखिएगा, वनस्पतियों के लिए इम्पॉर्टेंट है निश्चित वातावरण, क्योंकि वातावरण के परिवर्तन होने से हमारी वनस्पतियों की जो प्रकार है, टाइप है, वो परिवर्तित हो जाती है। साथ ही वनस्पतियों की जो आकृति है, उनकी प्रकृति है, उनका एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी बेसिक क्वालिटीज़ हैं, वो भी बदल जाती हैं। क्लियर? आप देखेंगे भारत की प्राकृतिक जो वनस्पतियां हैं, तो इन प्राकृतिक वनस्पतियों के प्रादेशिक विशेषताओं के बारे में प्रथम प्रमाणिक जानकारी हमें कब मिलती है? तो हुकर और थॉमसन ने 1855 में हमें प्रादेशिक जानकारी प्रदान किया था। वहीं पे C. बी. क्लार्क ने 1898 में भारतीय क्षेत्र में, जो भारत में हमारी एक प्रकार की वनस्पतियों का विभाजन किया था, उन क्षेत्रों को तो 6 क्षेत्रों में किया था। हिमालयन क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, मालाबार क्षेत्र, कोरोमंडल क्षेत्र, गंगा का मैदानी वाला क्षेत्र और असम प्रदेश। तो इन क्षेत्रों में विभाजित किया था। प्रशासनिक दृष्टि से ब्रिटिश काल में हमारे यहाँ वनों को 3 भागों में वर्गीकृत अभी भी किया गया है और इन्हीं तीनों पर हम लोग अपनी रिपोर्ट भी देखते हैं: सुरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। वहीं पे स्वतंत्रता के बाद में हम लोगों ने अन्य प्रशासनिक आधार के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा है या 3 वर्गों में बांटा है: राजकीय वन, सामुदायिक वन और निजी वन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए कि हम किन वनों को किस कैटेगरी में रखते हैं। तो डडले स्टैम ने वर्षा के आधार पर वनस्पतियों का विभाजन किया है। कहने का सेंस है कि माना जैसे कोपेन ने जब जलवायु का वर्गीकरण किया था, तो कोपेन ने भी इस बात को माना था कि वनस्पतियाँ
और वहाँ की स्थिति, ये दोनों जलवायु के निर्धारण करने में काफ़ी हद तक कारगर हैं। तो इन्होंने ताप और दाब के साथ साथ में वनस्पतियों को भी माना था, इसलिए कि इनके आधार पे भी चेंजिंग्स आती हैं। उसी प्रकार से वनस्पतियों को भी 4 वर्गों में विभाजित किया गया है: सदाबहार वन, मानसून वन, शुष्क वन और मरुस्थलीय वन। तो जो सदाहरित वन है, सदाबहार वन है, वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वहीं पे अगर मैं मानसूनी वन की बात करूं तो 100 से 200 सेंटीमीटर तक जो वर्षा जिन क्षेत्रों में पाया जाता है वहाँ मानसूनी वन होते हैं। शुष्क वन जहाँ पर 50 से 100 सेंटीमीटर है, और मरुस्थलीय वनों में जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। क्लियर। वहीं पे अगर मैं बात करूं कि शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो उष्णकटिबंधीय वन में होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। क्लियर। इसी के साथ ही में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमें क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, केरल, कर्नाटक, उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र, अंडमान निकोबार। अब एक बात आप खुद सोचिए कि अभी हम लोगों ने देखा कि जो सदाबहार वृक्ष होते हैं उसके लिए हमें क्या चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा चाहिए। और 200 सेंटीमीटर वर्षा कहाँ पे प्राप्त होगा, तो जब हम लोगों ने ऑलरेडी अपना भारत का भौतिक प्रदेश देख रहे थे और हम अपने अपना जब जलवायु प्रदेश देखा, तो हमने आपसे कहा था कि जैसे ये हमारा ओवरऑल भारत है, तो जिन क्षेत्रों में पहाड़ी क्षेत्र होगा वहाँ पर वर्षा अपेक्षाकृत ज़्यादा प्राप्त होगी। तो जिन क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा प्राप्त होगी वो पहाड़ी क्षेत्र होंगे, या कह सकते हैं जो पहाड़ी क्षेत्र होंगे वहाँ पर वर्षा ज़्यादा प्राप्त होगी। तो ऐसे दोनों सिनेरियो में आपको उन क्षेत्रों में सदाबहार वन देखने को मिलेगा, इसलिए रटने की ज़रूरत नहीं है। एक ऑप्शन में जहाँ भी आपको पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिले, आप यह जहाँ पे सबसे ज़्यादा पहाड़ों का एक तरीके से कलेक्शन आपको दिखाई पड़े, वहाँ पे आप इजली सदाबहार वन मार के चलिएगा। वन की लकड़ियाँ कठोर एवं कम वाणिज्यिक महत्व की हैं, तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार की हैं। अंडमान निकोबार और सह्याद्री और मेघालय के पठार पे अर्ध सदाबहार वन के क्षेत्रों में हम इन्हें देखते हैं। अब थोड़ा सा इसे देखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यहीं से हमारा पूरा का पूरा वनस्पति कवर हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, इसमें कौन कौन से वृक्ष हैं। प्रश्न लगभग आपके इनसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन से वृक्ष किस मानसून की है या किस वनस्पतियाँ किस क्षेत्र की हैं। आपको ऑप्शन दे देगा आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़, सिंकोना, बांस, बेंत। साथ ही में आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार में इन प्रकार से 95 से अधिक आपको ढके हुए मिलते हैं। वहीं पे अर्ध सदाबहार वनस्पतियों की मैं बात करूं तो 200 से 250 सेंटीमीटर साइडर है, होलक है और कैल है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में 100 से 200 सेंटीमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सागवन, टीक, साल, शीशम, चंदन, अर्जुन, शहतूत। शुष्क पर्णपाती वनस्पति या उष्ण कटिबंधीय समाना वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 70 से 100 सेंटीमीटर, तेंदू, पलास, अमलतास, बेल और खैर। पर कटीलों में ये तो आप मार ले जाएंगे, नीम, खजूर, बबूल। सवाना क्षेत्रों में छोटे घास के मैदान, क्योंकि जो सवाना क्षेत्र है ये घास के नाम से जाना जाता है। वहीं मरुस्थलीय क्षेत्रों में तो अकासिया और नागफनी, जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है उन क्षेत्रों में मरुस्थलीय वनस्पतियों का निर्माण होता है। अब हम थोड़ी सी आपसे बात करें कि स्थानांतरित कृषि के कारण कौन सा सर्वाधिक प्रभावित होता है, तो वह है अर्ध सदाबहार वन, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। वहीं कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस के लिहाज से ध्यान में रखते हुए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। कत्थे का मतलब ये है कि जो हम लोग पान खाते हैं, पान खाने के बाद में हमारा मुंह लाल हो जाता है, वो किस कारण से होता है, तो कत्थे से होता है। और कत्था हमें किस लकड़ी से प्राप्त होता है, तो खैर की लकड़ी से होता है। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्रों में पाया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रों पे पाए जाते हैं। सागौन और साल ये किस प्रकार के वन हैं, ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है। भोजपत्र, ये कई बार पूछा गया है कमीशन ने कि जो भोजपत्र है ये किन क्षेत्रों में पाया जाता है, तो भोजपत्र हमारा हिमालय वाले क्षेत्रों पे पाया जाता है। पश्चिमी हिमालय शीतोष्ण पेटी में आपको देवदार के वृक्ष देखने को मिलेंगे। जंगल की आग
व्यूटिया मोनोस्पर्मा को कहा जाता है? ये एक बार कमीशन ने पूछा है। वहीं पे ये कहाँ पर किस नाम से और भी जाना जाता है? तो ढाक या पलास के नाम से जाना जाता है। किस पौधे की फूल नहीं है? तो फर्न। ये एक बार याद रखिएगा, फर्न। ठीक। सागौन वनों का अधिकतम विस्तार कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। और लीसा किससे प्राप्त होता है? तो ये चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। लीसा का उपयोग विरोजा तारपीन का तेल बनाने में, जिसका उपयोग कागज उद्योग में किया जाता है। साबुन एवं पेंट बनाने में भी तारपीन का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। आपको पता होगा कि घर पे जब हमारे यहाँ पेंटिंग होता है तो जो पेंट करने वाले भैया लोग हैं वो बोलते हैं कि भैया तारपीन का तेल ले आना। ठीक। तो सदाबहार वनों की विशेषताओं में वृक्षों में बहुरूपता देखने को मिलता है, वन्य प्राणियों की अधिकता मिलती है, लकड़ी कठोर एवं औद्योगिक महत्व के होते हैं, घने वन दलदली भूमि एवं अतः सीमित दोहन के साथ में इनका बहुत अधिक इम्पोर्टेंस हमें देखने को मिलता है। उत्तराखंड में लीसा स्वरोजगार एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार है। सोलास वन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नीलगिरी के क्षेत्रों में, अन्नामलाई के क्षेत्रों में, पलानी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं और ये शीतोष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती क्षेत्र माने जाते हैं। सामाजिक वानिकी के लिए सबसे प्रयुक्त वृक्ष कौन सा माना जाता है? वो खेजड़ी माना जाता है और खेजड़ी को मरुस्थल का राजा भी कहते हैं। राष्ट्रीय वन नीति 1952 में के अंतर्गत वनों को हमने कितने भागों में वर्गीकृत किया है? 3 भागों में, संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन और साथ ही में ग्राम वन। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कितने हिस्से पर वन था होना चाहिए? तो 1/3 हिस्से पर, वहीं पे पर्वतीय क्षेत्रों में 60% और मैदानी भागों में 20% वन होना चाहिए। क्लियर है, याद रखिएगा। अब ये कुछ है प्रमुख वन अनुसंधान केंद्र। तो इसमें से जो सबसे ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं वो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, ये कहाँ पर है? देहरादून। ये आपसे कई बार पूछा गया। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। वहीं पे प्राणी सर्वेक्षण ये कलकत्ता में और वनस्पतिक सर्वेक्षण विभाग ये कलकत्ता में है। साथ ही में और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अच्छा, एक ये भी याद रखिएगा, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ये देहरादून में है और JB पंत हिमालयन पर्यावरण एवं विकास संस्थान ये अल्मोड़ा में है। राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली में है और बाकी तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष वन नीति को लागू किया गया? तो 1894 में पहली बार वन नीति को लागू किया गया था। वही संशोधित वन नीति कब लाया गया? तो 1988 में लाया गया और ये किस बात पर बल देती है? तो वनों की सुरक्षा, संरक्षण एवं विकास पर बल देती है। सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त होने वाले वृक्षों में हमें सबसे ज़्यादा प्राकृतिक तौर पर जो एक प्रकार से हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचाती है, जैसे प्राकृतिक आतंकवाद के तौर पे, आतंकवादी के तौर पर जानते हैं, वो है हमारा यूकेलिप्टस। वहीं पे अगर मैं थोड़ा सा आपसे बात करूं कि सामाजिक वानिकी जो केंद्र नियोजित कार्यक्रम है को वित्त एवं तकनीकी सहायता कहाँ से दिया जाता है? तो विश्व बैंक एवं कनाडा, स्वीडन से प्राप्त होता है। भारत का पहला प्राइवेट बायोडायवर्सिटी पार्क कहाँ पर खोला गया है? तो ये कोयम्बटूर के अनाईकुटी में ओपन किया गया है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहाँ पर है? तो ये सिराज बाग डल झील कश्मीर में है। देश का प्रथम वानिकी एवं बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? तो रानी चौड़ी उत्तराखंड में है। वन महोत्सव कब से मनाया जा रहा है? तो वर्ष 1950 से मनाया जा रहा है। वहीं पे उस समय तत्कालीन कृषि मंत्री KM मुंशी साहब थे। वहीं पे वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 1 से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। ठीक। काष्ठ कला प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये देहरादून में है, 1965 पे किया गया था। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये अगर आप देखेंगे, मैं इसे मिनिमाइज़ कर दे रहा हूँ ये। अब अगर आप देखिएगा तो इस प्रकार से कुछ आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। अगर मैं आपसे पर्वतीय वन की बात करूं तो पर्वतीय वन कहाँ कहाँ पे मिलेगा? जहाँ जहाँ पे पर्वत होगा वहाँ पे हमें पर्वतीय वन देखने को मिलेगा। ये इमेज एक बार आप ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके। औषधि अगर मैं पादप की बात करूं तो अश्वगंधा
ब्लड प्रेशर के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्जुन का पेड़ कान दर्द में या हाई ब्लड प्रेशर में किया जाता है। जामुन वायुसारी मूत्रवर्धन एवं डायबिटीज़ में प्रयोग किया जाता है। बबूल आँखों के इलाज के लिए है। नीम जय एवं जीवाणु प्रतिरोधक है। तुलसी जुखाम एवं खांसी में यूज़ किया जाता है। कचनार का फूल ये दरअसल फोड़ा अल्सर या दमा में प्रयोग किया जाता है। अगर आप इनमें से किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं तो आप इस प्रकार की वनस्पतियों का प्रयोग कर सकते हैं। वन संरक्षण अधिनियम 1988 का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो पर्यावरण स्थिरता, जीव जंतुओं वनस्पतियों का संरक्षण, वहीं पर लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करना था। अबोनी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो ये कर्नाटक, कोयम्बटूर, मालाबार, श्रवणकोर में पाए जाते हैं और इनका जो उपयोग है सजावटी नक्काशी, तख्त एवं संगीत वाद्य यंत्रों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। क्लियर? इसी के साथ ही मैं अगर मैं बात करूं कि रेजिन कहाँ से प्राप्त है, तो ये चीड़ के वृक्षों से प्राप्त होता है। देखिए कुछ टॉप प्रश्न ऐसे या कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, सिर्फ आपको PYQ में ही मिलेगा, इसलिए PYQ हमें ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टैनिन कहाँ से प्राप्त होता है? तो अर्जुन, वेटल, चेस्टनट, मैंग्रोव जैसे वनस्पतियों के वृक्षों के छाल से प्राप्त होते हैं। टैनिन का उपयोग क्या है? तो चमड़े को शुद्धिकरण करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब ये थोड़ा सा रोजवुड है, तो ये पश्चिमी घाट के ढालों पर मिलता है, साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में भी उगता है। वहीं पे इसका प्रयोग फर्नीचर, वाहन पहिया या वैगन फर्श आदि को बनाने में किया जाता है। वहीं सिल्वर फर की मैं बात करूं तो ये कहाँ पर 2200 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। पश्चिमी हिमालय से कश्मीर से झेलम तक, वहीं पूर्वी हिमालय में भी मिलते हैं। इसका उपयोग हल्की पेटियां, पैकिंग, दिया सलाई, कागज़ के लोगदी, फर्श के तख्ता बंदी करने के लिए भी किया जाता है। तो सिल्वर फर याद रखिएगा किसके लिए? एक दिया सलाई के लिए। देवदार की मैं बात करूं तो देवदार का जो है ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिलों से गढ़वाल तक पश्चिमों में पाए जाते हैं। इसकी लकड़ी काफ़ी कठोर, भूरी, पीली, सुगंध युक्त होती है और टिकाऊ होती है। इससे सुगंधित तेल निकाला जाता है। वहीं चीड़ की मैं बात करूं तो हिमालय में कश्मीर से भूटान तक 2500 से लेकर के 3500 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। चाय की पेटियां, फर्नीचर, दिया सलाई उद्योग में भी प्रयोग किया जाता है। बाकी का बाकी थोड़ा सा और इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, बट फिर भी अगर आप देखना चाहो तो देख लेना। एक ये इम्पॉर्टेंट है ब्लू पाइन। ब्लू पाइन का जो प्रयोग होता है दरअसल ये इमारती प्रयोग में किया जाता है। फर्नीचर और रेलवे के जो स्लीपर्स होते हैं इनको बनाने में किया जाता है। वहीं पे किस प्रकार के वनों में पत्ते वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए कांटों का रूप ले लेते हैं? तो ये कटीले वन या जो नागफनी कैक्टस है, इस प्रकार के वनों में हम ये चीज़ देखते हैं। दंडकायन का वन क्षेत्र किन राज्यों में है? तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वाले रीजन्स में है। क्लियर? लद्दाख में किस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? तो ये सदाबहार, शंकुआकार पाई जाती हैं। चंदन वन सामान्यतः उष्णकटिबंधीय आदि पर्णपाती क्षेत्रों में पाया जाता है। शंकुधारी वन के लिए मिट्टी पाटजोल हमें चाहिए होगी। इवोनी एवं महोगनी ये आयनावृत्ति सदाबहार वनों से संबंधित है। हिमालय में अल्पाइन जोन मध्य समुद्री तल से कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? तो 3500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। वहीं पे कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। 1600 मीटर से लेकर 3300 मीटर की ऊंचाई के बीच हिमालय के शंकुधारी वन की मुख्य स्पीसीज है, उसमें सिडार है, पाइन है, साइन, सिल्वर फर और स्प्रूस है, ये याद रखिएगा। वहीं पे अगर मैं भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की बात करूं तो यह किसके अंतर्गत आता है? तो यह वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह भारत सरकार के अंतर्गत देश में वनस्पति एवं पौधे संबंधी अध्ययन एवं वर्गीकरण करने के लिए एक शीर्ष अनुसंधान संगठन है, याद रखिए। वनों का अगर मैं सोशल फॉरेस्टिंग की बात करूं तो जो इम्पोर्टेंट है, सामाजिक वन की शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो राष्ट्रीय कृषि आयोग को जाता है। कब दिया था? तो 1976 में। सामाजिक वानिकी किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया? तो 1860 में 6वीं पंचवर्षीय योजना में इसका हिस्सा बनाया गया। सामाजिक वानिकी को राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 3 भागों में विभाजित किया है: शहरी, ग्रामीण और फर्म वानिकी। सामाजिक वानिकी के अंतर्गत योजनाओं में बंजर भूमि में मिश्रित वृक्षारोपण है। वहीं पे जो विनष्ट वनों को एक तरीके से
फिर से उन्हें लगाना और सुरक्षित पेटियों में बनाना है। सामाजिक वन की कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो 1978 में शुरू किया गया था। बाकी ये कुछ वनस्पतियां हैं जो मैंग्रोव वनस्पतियां हैं, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और ये आप देख लीजिएगा कि कौन सा कहाँ कहाँ पर है। जैसे कि जनरली वैतरणी आप याद रखिएगा महाराष्ट्र में है, उड़ीसा का चिल्का, भीतरकनिका, स्वर्णरेखा, महानदी, वहीं तमिलनाडु का पुलकट, रामनाथ और आपका एक पिचावरम, ये इम्पॉर्टेंट है। कर्नाटक का दक्षिणी कन्नड़, करावार, आंध्र प्रदेश का पूर्वी गोदावरी, कोरिंगा, ये इम्पॉर्टेंट है। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, गुजरात का तो आपको पता है, गोवा का पता है, केरल का वेम्बनाड इम्पॉर्टेंट है और पुदुचेरी का यमन, ये आपको जानना चाहिए। वहीं पे अगर मैं ज्वारीय वनस्पतियों के आर्थिक की बात करूं तो ये काष्ठ, कोयला व ईंधन की लकड़ियों में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा कि किन राज्यों में मैंग्रोव का आवरण है। ये जो हमारा वन रिपोर्ट 2021 है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है। उसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव है ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। और क्यों? क्योंकि वहाँ पे सुंदरवन का डेल्टा है। ये थोड़ा सा आप एक बार देख के चलिएगा। देश में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित वाला जिला तो 24 परगना है, ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल। देन आपका कक्ष गुजरात है, दूसरा नंबर गुजरात। ये एक बार आप याद रखिएगा कि पहले पे कौन है? पहले पे है हमारा पश्चिम बंगाल और दूसरे पे है गुजरात। क्लियर? ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। वहीं पे देश के कुल मैंग्रोव आवरण का कितना हिस्सा 24 परगने जिले में है? तो लगभग 41% मैंग्रोव हमारा 24 परगने वाले क्षेत्रों में है। मैंग्रोव वन क्षेत्र विश्व के कितने देशों में? तो लगभग 123 देशों में। मैंग्रोव में सर्वाधिक किस महाद्वीप में है? तो इसका विकास सबसे ज़्यादा एशिया महाद्वीप में है। ठीक है। वहीं पे 10% से कम वृक्ष छत्र घनत्व वाले वन भूमि को किस में शामिल किया जाता है? तो इन्हें झाड़ियों में शामिल किया जाता है। राज्यों की दृष्टि से सर्वाधिक अभिलिखित वन मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। क्लियर? देखिए, वन रिपोर्ट हमें 2021 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी हो सकता है कि 2021 के बाद 2023 का जब 21 के बाद जो 23 वाला वन रिपोर्ट आने वाली है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इवन मैं यूँ कहूँ कि हमारे एग्ज़ाम तक हमें ओवरऑल देखने को मिलेगा, तब हम इसे कवर करेंगे, तो इसे भी हमें यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं आर्द्र भूमि या वेटलैंड पर। आर्द्र भूमियाँ कौन सी है? तो आर्द्र भूमि एक ऐसा दलदली जल क्षेत्र होता है जहाँ वर्ष भर अथवा कुछ महीने जल का जमाव होता है। 6 मीटर से ज़्यादा गहरा जल नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक एवं कृत्रिम या बहते हुए शांत जल हो सकते हैं। ऐसे क्षेत्रों को हम आर्द्र भूमि, नम भूमि या वेटलैंड कहते हैं। वेटलैंड से संबंधित है हमारा कौन सा सम्मेलन? रामसर सम्मेलन है। रामसर सम्मेलन कब हुआ था? तो 1971 में हुआ था। और रामसर है कहाँ? तो ईरान में कैस्पियन सागर के तट पर एक स्थल था जहाँ पर आर्द्र भूमियों को लेकर 1971 में बैठक की गई और उन बैठकों के ही ध्यान में रखते हुए उस स्थल के नाम पर इस कन्वेंशन का नाम रामसर कन्वेंशन रख दिया गया। रामसर कन्वेंशन दरअसल आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए अपने कार्यक्रम को चलाता है और ये भारत सरकार ने भी अपनी आर्द्र भूमि एवं दलदली भूमि संरक्षण कार्यक्रम 1982 प्रारंभ किया था। वहीं पे हम वेटलैंड को नेचर की किडनी कहते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे जो इन्वायरमेंट है उसको रिसाइकिल करने का काम करते हैं। जो जल है, अशुद्ध जल है, उनको शुद्ध जल में साइकिल करने का काम करते हैं। 2002 की थीम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, अब हमारे लिए ज़रूरी है 2023 की थीम। ठीक, हमारे यहाँ कितने रामसर साइट्स हैं? तो अभी तक अकॉर्डिंग माई नॉलेज शायद 75 रामसर साइट्स हैं, बट ये अपडेटेड हुआ है, शायद बढ़ा है। एक बार आप कवर कर लीजिएगा कि कितने रामसर साइट्स हैं। ठीक है। जैसे अगर मैं कुछ रामसर साइट्स की बात करूं तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि रामसर हमेशा कहीं ना कहीं हमारे एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलता है। क्योंकि इसके एक सबसे ख़ास बात ये होता है रामसर साइट में कि हर महीने 2 महीने के आधार के टाइम पे एक बार भारत में कुछ ना कुछ रामसर साइट्स चेंज किए जाते हैं या बढ़ाए जाते हैं। ठीक है। तो बढ़ाए जाने के साथ ही में जो लेटेस्ट वाला रामसर साइट्स हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जब भी एग्ज़ाम आए तो एक बार ज़रूर आप जाने से पहले देख लीजिएगा। और दरअसल रामसर साइट या तो अधिकांश अभ्यारण्य है या तो झील है।
तो अगर आपको ये याद है कि कौन सा झील कहाँ पर है तो भी आप कर ले जाएंगे, अभ्यारण्य याद है तो भी कर ले जाएंगे। जैसे चिल्का झील उड़ीसा में है, केवला देवी राजस्थान, लोकाता झील मणिपुर, बुलर झील जम्मू कश्मीर, हरिके झील पंजाब में, सांबर राजस्थान में, कांजली पंजाब, रोपन पंजाब, कुल्लेरू आंध्र प्रदेश में, दीपोर बिल ये असम में है, पोंग बांध ये हिमाचल प्रदेश में, तशो मुरारी ये लद्दाख में है, अष्टमुंडी सष्टम कोटा और बेम्बनाद ये तीनों केरल में, मैंने आपको पहले बताया था। भोज मध्य प्रदेश में है, भीतरकनिका उड़ीसा में, पॉइंट कैलेमार तमिलनाडु में है, पूर्वी कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में। एक चीज़ और याद रखिएगा, चंद्रताल, रेणुका और पुंग डैम ये तीनों हिमाचल प्रदेश में है। होकेरा जम्मू कश्मीर में, सुरिनसर मानसा जम्मू कश्मीर में, रुद्रसागर त्रिपुरा, जो ऊपरी गंगा उत्तर प्रदेश में है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नवाबगंज पश्चिम बिहार ये उत्तर प्रदेश में है। इसी के साथ ही में जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ब्यास इम्पॉर्टेंट है, ये पंजाब में है, नांगल पंजाब में है, असांडी ये उत्तर प्रदेश में, समसपुर उत्तर प्रदेश में, समन ये उत्तर प्रदेश में, पार्वती आरंगा उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है, सरसई नावर झील उत्तर प्रदेश में है, आसन उत्तराखंड में है, कांवर ताल बिहार में है, ये कांवर ताल इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वहीं पे लोनार महाराष्ट्र में है, सुर सरोवर उत्तर प्रदेश में, तशोकर आर्द्रभूमि लद्दाख में, सुल्तानपुर हरियाणा ये इम्पॉर्टेंट है, भिलवाड़ भिड़ावास ये हरियाणा में है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और खिजड़िया गुजरात में है, बखीरा उत्तर प्रदेश में है। भारत में सबसे पहला लाइकेन पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है तो ये उत्तराखंड में। विश्व का प्रथम आर्द्रभूमि कब मनाया गया तो 1977 में। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है तो ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व आर्द्रभूमि संरक्षण रामसर कन्वेंशन, मॉन्टेक्स रिकॉर्ड और आर्द्रभूमि रिकॉर्ड ये वैश्विक आर्द्रभूमियों से संरक्षण है। अब मॉन्टेक्स रिकॉर्ड है क्या, देखिए ये एक प्रकार का रजिस्टर है, ठीक, ये यानी एक प्रकार का रजिस्टर है। और विश्व में कहीं भी अगर वेटलैंड को लेकर के समस्या है तो उनको इस रिकॉर्ड में शामिल कर दिया जाता है और उस पर अलग से प्रयास किया जाता है कि कैसे भी उनको बेहतर किया जा सके। तो मॉन्टेक्स रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की एक सूची स्थल का एक रजिस्टर है जिसकी स्थिति अत्यंत खराब है, उन्हें शामिल किया जाता है। भारत में जो पहले हमारा मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में कौन शामिल हुआ था, चिल्का झील 1993 में हुआ था, देन इसे सुधार कर दिया गया। इस समय वर्तमान में केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और लोकातक झील कौन सा, काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर वाला, यही दो हमारे मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल हैं, ये याद रखिएगा। अब हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं किस पे, मृदा पे, ठीक है। अगर मैं मृदा की बात करूं तो हम लोग एक काम करते हैं, मृदा हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो वनस्पति हम 6 क्लास में देखेंगे और मृदा हम अपने 7 क्लास में देख लेंगे। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।